अगर जानलेवा हमला हुआ होता तो कहीं उनको चोट आई होती, खरोच आई होती, कोई बात हुई होती। जैसे पुलवामा कांड, जब चुनाव हार रही थी पुलवामा कांड करा दिया गया, देश पे हमला करा दिया गया, और जब यहाँ चुनाव हार रहे हैं तो अपने ऊपर हमला करा दिया गया। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से न कोविड संभल पाया, न बेरोजगारी संभल पाई, न कानून व्यवस्था संभल पाई। डबल इंजेक्शन की जो इंजन की सरकार थी, डबल इंजेक्शन की सरकार साबित हुई, और लोगों के खून को चूसने का काम अगर किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। आपके पास परिवार नहीं होता है तो कोई मकान भी आपको किराए पे नहीं देता है। हमने तो प्रदेश पे किराए पे दे दिया जिसके पास परिवार नहीं था। तो बिना परिवार के दर्द को कोई समझ नहीं सकता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्पण न्यूज नेटवर्क। मैं हूं आपके साथ चंदन मिश्रा। आज हमारी पूरी टीम पूर्वी उत्तर प्रदेश के सबसे हॉट सीट माने जाने वाले 328 विधानसभा क्षेत्र चिल्लूपार में उपस्थित है। हमारे साथ मौजूद हैं वर्तमान विधायक श्री विनय शंकर तिवारी जी, जो कि समाजवादी पार्टी से प्रत्याशिता कर रहे हैं। सर, एक सवाल है कि करीबन 2 दशक से आपका परिवार, आप इस क्षेत्र में जनप्रतिनिधि रहे हुए हैं। 5 प्रमुख ऐसे कार्य आपके द्वारा क्या हैं इस क्षेत्र के लिए जो अभी हो नहीं पाए हैं, उन्हें आप उस एजेंडे को लेके क्षेत्र में जा रहे हैं? देखिए, विकास एक सतत प्रक्रिया है। विकास को आप कहीं किसी दायरे में रोक नहीं सकते हैं। आज विकास की कुछ, जैसे जब शुरुआती दौर था 85 का, तो उस समय चिल्लूपार में सड़कों का बहुत अभाव था, पुल नहीं थे, बाढ़ की समस्या थी। तो आज की तारीख में चिल्लूपार में सर्वाधिक सड़कें हैं। राप्ती नदी पे पुल है, तरैना नाले पे पुल है, भुतहा नाले पे पुल है। तो चारों तरफ पुल बन गए, बाढ़ से बचाव हो गया। बाढ़ से बचाव के लिए अभी थोड़ी सी जगह रह गई, बैरिया सरिया बंधा का बनना, जो कि 6 किलोमीटर के लगभग बंधा है। पिछली बार हमने ये प्रयास किया था, नाबार्ड ने उसको फाइनेंस भी कर दिया था, लेकिन कुछ अहंकारी लोगों की वजह से वो बंधा बनने से रुक गया। अगर वो बंधा बन गया होता तो मेरे ख्याल से काफ़ी कुछ चिल्लूपार को बाढ़ से निजात मिल जाता। और एजेंडे की जहाँ तक बात है, तो विकास में जैसे जैसे ज़रूरतें पड़ती हैं उस तरह से उसको परिवर्तित किया जा सकता है। और यहाँ सबसे बड़ा अभी वर्तमान में जो आवश्यकता है वो स्वास्थ्य सेवाओं का है और रोजगार का है। इसके लिए सर रोजगार सृजन पे आपका क्या प्लान है? देखिए, अभी समाजवादी पार्टी ने जो अपना घोषणा पत्र जारी किया है, तो समाजवादी पार्टी के घोषणा पत्र में आपने देखा होगा कि वो नौजवानों को ब्याज मुक्त ऋण देने जा रही है, कि जिससे वो अपने किसी व्यवसाय को कर सकें। 22 लाख नौजवानों को वो आईटी सेक्टर में भर्ती देने जा रही है। इसी तरह से जो शिक्षा मित्र या संविदा कर्मी, जितने भी संविदा कर्मी हैं, उनको अस्थायी नौकरी देने जा रही है। तो इससे एक नौजवानों के जो आज बेरोजगार हैं, एक बहुत बड़े फोर्स को, एक बहुत बड़ी संख्या को रोजगार मिल जाएगा और रोजगार का सृजन हो जाएगा। सर, चिल्लूपार में जब हम सर्वे की, हमारी टीम सर्वे की, तो एक आवाज़ उठ रही है कि करहल में मुख्यमंत्री और बरहल में उप मुख्यमंत्री। इस पे आप क्या कहेंगे चिल्लूपार? देखिए, ये निर्णय आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का है और ये पार्टी का निर्णय होता है, व्यक्ति का निर्णय नहीं होता। पार्टी जो निर्णय करेगी उसका स्वागत है। सर, तीसरा सवाल, अभी हाल ही में 2 दिन की कुछ घटना है, पेपर समाचार पत्रों में और सारी चीज़ें, इससे जानकारी मिली कि अभी वर्तमान प्रत्याशी भाजपा के वो आरोप लगा रहे हैं कि विपक्ष दल उन पे हावी हो रहा है और अभद्रता कर रहा है। मतलब इस तरीके से उन्होंने आरोप लगा है। इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, पहली बात तो जो वो बात कर रहे हैं उसकी प्रामाणिकता क्या है। पहले की प्रामाणिकता के, कोई भी व्यक्ति कह दे कि हमारे ऊपर जानलेवा हमला हुआ, अगर जानलेवा हमला हुआ होता तो कहीं उनको चोट आई होती, खरोच आई होती, कोई बात हुई होती, या मतलब नारेबाजी हुई जब वो वहाँ गए। देखिए, मूल बात क्या है कि वो अब पूरे मामले को, चूंकि भारतीय जनता पार्टी पूरे प्रदेश में चुनाव हार रही है, इसलिए जो है उसको एक नया तूल देके, जैसे पुलवामा कांड, जब चुनाव हार रही थी पुलवामा कांड करा दिया गया, देश पे हमला करा दिया गया, और जब यहाँ चुनाव हार रहे हैं तो अपने ऊपर हमला करा दिया गया। तो इस तरह से पूरे वो प्रत्याशी झूठ बोलने के लिए, इसे मतलब उनको एक्सपर्टीज़ है और लगातार वो झूठ बोल रहे हैं और फरेब कर रहे हैं। विपक्ष ये हमेशा आरोप लगाता आया है और आरोप कि ये जो समाजवादी पार्टी है ये गुंडों की पार्टी है और इसमें 3 समीकरण चलते हैं, MY और A, मुस्लिम, यादव, और A आतंकवादी को भी संरक्षण देती है। इस पे आप क्या कहें? आतंकवादी किसको कहेंगे या बदमाश किसको कहेंगे? जिनके ऊपर मुकदमे हों। जो प्रदेश के मुखिया हैं, मुखिया होने से पहले उनके ऊपर कितने मुकदमे थे, पहले इसकी जांच हो जाए
और कोई भी मुख्यमंत्री पहली बार ऐसा मुख्यमंत्री हुआ होगा जिसने अपने मुकदमे वापस लिया है। तो जिसके ऊपर मुकदमे होंगे वही तो अपराधी होगा, जिसके ऊपर मुकदमे नहीं हुए कहाँ से अपराधी हो जाएगा। तो अगर जिसके ऊपर मुकदमे नहीं है उसको सरकार अपराधी कैसे घोषित कर सकती है? उसको न्यायालय, और कोई भी चीज़ जब तक न्यायालय द्वारा प्रमाणित नहीं हो जाती है हम किसी को कोई बात नहीं कह सकते। इसीलिए हमारे संविधान ने विधायिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका का गठन कर रखा है। तो न्यायपालिका का निर्णय होगा, उसके बाद ही कोई चीज़ कहा जा सकता है। और ये लोग केवल और केवल भ्रम फैलाने की स्थिति भारतीय जनता पार्टी कर रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से न कोविड संभल पाया, न बेरोजगारी संभल पाई, न कानून व्यवस्था संभल पाई। डबल इंजेक्शन की जो इंजन की सरकार थी, डबल इंजेक्शन की सरकार साबित हुई। और लोगों के खून को चूसने का काम अगर किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। सर, उनका ये आरोप है कि ये मुख्तार अंसारी के लड़के को टिकट दे रहे हैं, इस पे आप क्या कहें? देखिए, किसको टिकट दे रहे हैं? जो आज जेल में है। नहीं, तो उनका लड़का नहीं जेल में है। और जो भाई किसी भी चीज़ को जो कानून फैसला करेगा तो फैसला मुख्तार अंसारी के बारे में करेगा, उनके लड़के के बारे में तो फैसला करेगा नहीं। तो क्या किसी का बेटा होना कोई गुनाह? उस लड़के का क्या गुनाह है? अगर उसको टिकट दिया है तो उस लड़के का कोई गुनाह है क्या? क्या वो अपराधी है क्या? या उसने कोई अपराध किया है क्या? लड़का होना अपराध हो सकता है क्या किसी का लड़का होना क्या कोई गुण और दोष के ऊपर आधारित हो सकता है क्या? जो उसका जैसा चरित्र होगा उस तरह से निर्णय जनता करेगी। विपक्ष का आरोप है कि परिवारवाद यहाँ होता है, और वर्तमान जो भाजपा के प्रत्याशी हैं उनका भी ये आरोप है कि केंद्र जो शीर्ष नेतृत्व कर रहे हैं वो भी परिवारवाद कर रहे हैं, और यहाँ से जो प्रत्याशिता कर रहे हैं उनके यहाँ भी परिवारवाद होता है। इस पे आप क्या कहें? देखिए, परिवारवाद जब तक परिवार का व्यक्ति नहीं होगा तब तक कोई भी परिवार की दर्द को नहीं जानेगा। और आप देखिए, मकान भी आप किराए पे लेने जाते हैं तो पूछते हैं आपके पास परिवार है या नहीं है, और जब आपके पास परिवार नहीं होता है तो कोई मकान भी आपको किराए पे नहीं देता है। हमने तो प्रदेश पे किराए पे दे दिया जिसके पास परिवार नहीं था। तो बिना परिवार के दर्द को कोई समझ नहीं सकता है। इसीलिए आप देखिए आज प्रदेश की ये हालत हो गई, महंगाई अपने चरम सीमा पे हो गई, कानून व्यवस्था क्या बुरा हाल है। तो उस दर्द को समझने के लिए परिवार का होना आवश्यक है, और परिवार समाज का एक मूलभूत आवश्यक अंग है। सर, चिल्लूपार की जनता से आप क्या अपील करेंगे? हम चिल्लूपार की जनता से अपील करेंगे कि अपने 5 साल के विकास के लिए समाजवादी पार्टी को 3 तारीख को अपना आशीर्वाद विनय शंकर तिवारी को साइकिल की बटन दबाकर 3 तारीख को अपना आशीर्वाद दे, 10 तारीख को जिससे समाजवादी पार्टी की सरकार बन सके। विकासवाद की जातिवाद? विकासवाद, जातिवाद तो यहाँ अभी हो रहा है कि आप देखें वर्तमान में जो जाति हो रही है, जो प्रदेश के मुखिया हैं वो किस तरह से जातिवादी हैं। एक थाने से लेकर और जिले मुख्यालय तक जितने भी लोग बैठे हुए हैं एक जात विशेष के लोग बैठे हैं। तो जातिवादी कौन है इसका निर्णय आप कर लो और जनता कर ले। कि अगर थाना पे, तहसील पे, आप जहाँ पे भी चले जाओ, जिला मुख्यालय पे, हर जगह जितनी संस्थाएं हैं वहाँ एक जाति विशेष के लोग हैं, चाहे वो दल हो या कोई सरकारी संस्था हो। संवैधानिक संस्थाओं का भी शोषण करने का काम वर्तमान प्रदेश के मुखिया कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।